हेलो चैंपियंस, आज हम लोग 20 से 25 मिनट के अंदर 12 नंबर कंफर्म करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्लो चार्ट और डायग्राम की हेल्प से, जैसा तुम यहाँ पर देख सकते हो। और आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसके अंदर 3 मेन टॉपिक आते हैं। पहला है तुम्हारा बेसिक्स ऑफ सेल्स, ब्लड ग्रुप, कोगुलेशन। दूसरा है तुम्हारा कार्डियक साइकिल और तीसरा है तुम्हारा डिसऑर्डर और रेगुलेशन। और ये तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ मैं खुद, जो कि एम्स गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमबीबीएस का। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसे और सारे वीडियोस के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। उसके दो कंपोनेंट होते हैं, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? सेल भी कहते हैं, ठीक है भैया। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो कितना होता है? 45% होता है। ये तुम्हें याद रखना है, प्लाज्मा ज्यादा होता है और सेल्स थोड़ा सा कम होता है रिलेटिवली। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा क्या होता है? एक विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस मतलब जिसमें गाढ़ापन हो, विस्कस फ्लूइड होता है। और कलर क्या होता है इसका? स्ट्रॉ कलर्ड होता है। बात करें प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मिलता है, तो प्लाज्मा के अंदर होता है 90 से 92% वाटर, कुछ होते हैं कोगुलेशन फैक्टर्स, उसके बाद होते हैं 6 से 8% प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कौन सी होती है डिस्कस करते हैं। उसके बाद मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सब होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन में, तो प्रोटीन में 3 प्रोटीन सबसे मेन होता है। पहला है तुम्हारा एल्ब्यूमिन, दूसरा है ग्लोबुलिन, तीसरा है फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का काम है तुम्हारा ऑस्मोटिक बैलेंस करना, ग्लोबुलिन का काम है तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म करना और फिब्रिनोजन का काम है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड करना, ठीक है। और प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? सीरम बचता है। इस चीज को भी तुम्हें याद रखना है। बात करते हैं अब दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट की। प्लाज्मा के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो इस दो तरह के होते हैं, मेन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तीसरा प्लेटलेट भी होता है, लेकिन प्लेटलेट बहुत ही कम होता है। बात करते हैं आरबीसी की, तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट भी होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रेड कलर का होता है और इसलिए इसको रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, मतलब आरबीसी। इसका शेप की बात करें तो बाइकनकेव शेप का होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इस फीचर को याद रखना है। न्यूक्लियस क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि इसको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है। अगर तुमने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था आरबीसी जो होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है और ट्रांसपोर्ट होता है किसकी हेल्प से? हीमोग्लोबिन की हेल्प से होता है, जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारी ब्लड के अंदर कितने आरबीसी होते हैं? 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। और उसके अलावा 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड होता है। ये दोनों इंफॉर्मेशन तुम्हें याद होना ही चाहिए। तीसरी बात करते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी के बारे में, तो वो होता है 120 डेज। और आरबीसी डिस्ट्रॉयड कहां पर होता है, मतलब खत्म कहां हो जाता है? वो हो जाता है स्प्लीन पर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं स्प्लीन को। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी को, तो डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होती। आरबीसी के अंदर रेड कलर क्यों आता है? हीमोग्लोबिन के कारण ही आता है, ठीक है। और उसके पास प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है। जिस तरह से आरबीसी के पास न्यूक्लियस एब्सेंट था, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी को एज सच कोई भी ट्रांसपोर्ट का काम नहीं करना है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी के नंबर की बात करें तो 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है और लाइफ स्पान इसकी इससे थोड़ी सी शॉर्ट रहती है। डाटा एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए तुम्हें याद भी नहीं करना, ठीक है। बात करते हैं ल्यूकोसाइट की। ल्यूकोसाइट का ही दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी है, तो कंफ्यूज मत करना। ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी दोनों सेम है। ल्यूकोसाइट के दो डिवीजन होते हैं, पहला होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा होता है ए ग्रेनुलोसाइट। नाम से ही लग रहा है ग्रेनुलोसाइट मतलब क्या होगा? इसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होंगे, ग्रेन्यूल्स होते हैं। और एक ग्रेनुलोसाइट मतलब इसके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होगा, ठीक है भैया। ग्रेनुलोसाइट के 3 पार्ट होते हैं या 3 तरह के होते हैं। पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है इस्नोफिल, तीसरा है बेसोफिल। याद रखना, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, ओके भैया। और एक ग्रेनुलोसाइट 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो कंफ्यूज मत करना, लिम्फोसाइट इज ए पार्ट ऑफ ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। यहां पर कंफ्यूज करते हैं लोग ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट में, लेकिन लिम्फोसाइट इज ए पार्ट ऑफ ल्यूकोसाइट और ल्यूकोसाइट मतलब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। बात करें परसेंटेज की, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन के आता है नीट एग्जाम में और बहुत बार बन भी चुका है। न्यूट्रोफिल होता है 60 to 65%, इस्नोफिल होता है 2 से 3%, बेसोफिल होता है 0 to 1%, मोनोसाइट होता है 6 to 8% और लिम्फोसाइट होता है 20 to 25%। आई नो कि तुम लोग को याद करने में इसको दिक्कत आती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ट्रिक बनाकर लेके आया हूं और ट्रिक का नाम है तुम्हारा NLMAB। और ये तुम्हारा क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है, उसके बाद क्या होता है? लिम्फोसाइट होता है, उसके बाद क्या होता है? मोनोसाइट होता है, उसके बाद क्या होता है? एसिडोफिल। एसिडोफिल और इस्नोफिल दोनों क्या है तुम्हारा? सेम ही चीज है, ठीक है। नाम स्नोफिल और एसिडोफिल दोनों सेम चीज होती है। और लास्ट में सबसे कम क्या होता है? बेसोफिल होता है। तो ट्रिक याद रखना क्या है? NLMAB। इसको याद कैसे कर सकते हो? NLM तुम लोग पढ़े होगे ना फिजिक्स में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो NLM उसके बाद AB जोड़ दो, ABCD जो होता है AB जोड़ दो, NLM प्लस AB। ये तुम्हारी ट्रिक है। N सबसे ज्यादा होता है, B सबसे कम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो इस्नोफिल का फंक्शन होता है इन्फेक्शन को रेसिस्ट करना और एलर्जिक रिएक्शन से एसोसिएटेड होता है। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल कुछ सिक्रेट करता है, जैसे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया और हेपरिन हो गया। और ये तुम्हारा
कहाँ काम आता है, ये आता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में काम आता है। बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट, और दोनों का काम क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स में काम आता है। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के फंक्शन के। ये तीनों का फंक्शन तो हमने समझ लिया, बचा क्या है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट क्या है तुम्हारा, दोनों फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट का मतलब क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म को जो भी बाहर से आ रहा है उसको इंगल्फ कर लेना, तो वही लिखा है डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंटरिंग द बॉडी, मतलब कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, वायरस आ रहा है, उसको इंगल्फ करके उसको खत्म कर देना, ये काम होता है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि हमारा ब्लड ग्रुप है। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम दो तरह का होता है, पहला है एबीओ, दूसरा है आरएच। एबीओ से हमें क्या पता चलता है कि ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या ए बी है, ये चार तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है भैया, और आरएच से हमें ये पता चलता है कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, क्योंकि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और आरएच आता कहां से, आरएच जो आया है वो आया है रिसस मंकी से। ये मंकी में पहले मिलता था, लेकिन बाद में पता चला ह्यूमन के अंदर भी मिल रहा है। अगर तुम कभी सुनते होगे किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। और अगर तुम कभी ये सुनते हो कि उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो उसका मतलब यही है कि उसके अंदर आरएच एंटीजन एब्सेंट है। और एंटीजन होता कहाँ है, एंटीजन होता है आरबीसी के सरफेस पे। चलो इसको और हम डिटेल से समझते हैं इस डायग्राम से। अब जैसे तुम डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर ये जो बाइकनकेव शेप का हमने सेल बनाया, ये क्या है तुम्हारा आरबीसी है, बताया था ना, ये बाइकनकेव होता है। ठीक है भैया, और यहाँ पे जो तुम्हें ये ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ये सब ये क्या है तुम्हारा, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये तुम्हारा है एंटीबॉडी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरबीसी के ऊपर। तुम्हें ग्रीन कलर का जो डॉट डॉट कलर का कुछ दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का, वो क्या है तुम्हारा एंटीजन है। और जो भी एंटीजन होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। अगर तुम्हें ये डायग्राम याद है तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें बस इस डायग्राम को याद रखना है और तुम समझ जाओगे कि जो एंटीजन होता है वो कहां होता है, आरबीसी के सरफेस पे होता है। और वायदा भी, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, मैं फ्री वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो एंटीजन कहां होता है, आरबीसी के सरफेस पर, और एंटीबॉडी कहां पर होता है, प्लाज्मा में फ्रीली मूव करते रहता है। ठीक है भैया, समझ गए। अब हम बात करते हैं कैसे ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करते हैं। अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब आरबीसी पे कौन सा एंटीजन होगा, ऑब्वियस सी बात है भैया ए होगा। अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन होगा, ए होगा। और एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी एंटी बी होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान के चलो इसके ब्लड ग्रुप में अगर एंटी ए ही एंटीबॉडी हो गया, तो वो दोनों तो आपस में रिएक्शन कर लेगा, आरबीसी और जो प्लाज्मा में जो दोनों है, और रिएक्शन करके आदमी मर जाएगा। इसीलिए कभी ऐसा नहीं करता। अगर एंटीजन अगर तुम्हारा ए है, तो एंटीबॉडी क्या होता है, उसका जस्ट अपोजिट होता है, एंटी बी होता है। सेम फॉर द ब्लड ग्रुप बी की बात करें, तो इसमें एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी ए होगा। लेकिन अगर मान के चलो ब्लड ग्रुप अगर तुम्हारा ए बी है, तो एंटीजन तुम्हारा ए भी होगा और बी भी होगा। और एंटीजन अगर तुम्हारा दोनों आ गया, तो बताओ क्या एंटीबॉडी पॉसिबल है, नहीं भैया नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट होता है। अगर ए बी अगर तुम्हारा दोनों ही एंटीजन हो गया, तो यहाँ पर एंटीबॉडी प्लाज्मा में एक भी नहीं होता, ये याद रखना है। इसलिए ए बी क्या होता है तुम्हारा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। मतलब अगर किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, और लास्ट बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ का। ओ का मतलब है जीरो, मतलब कुछ नहीं, मतलब उसके ब्लड ग्रुप में या उसके आरबीसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो एंटीजन ऑन द आरबीसी क्या है तुम्हारा, नील। ओ का मतलब ये क्या होता है, जीरो होता है, मतलब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और इसका मतलब क्या हुआ, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी। जस्ट अपोजिट करना है, अगर एंटीजन है तो उस एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं होती। जैसे यहाँ पर ए एंटीजन था, तो ए एंटीजन के लिए एंटीबॉडी नहीं थी, किसके लिए थी, बी के लिए थी। और यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं है, मतलब एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा। अब सिंपल सी बात, ए बी जो होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सबसे ले सकता है। और डोनर क्या होता है, ओ होता है। तुम्हें पता ही, ओ जो होता है वो किसी को डोनेट तो कर सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, ले बस ओ से ही सकता है। तो वही लिखा गया, ए वाला जो होता है वो ए और ए को ओ ए और ओ से ले सकता है, बी वाला जो होता है वो बी और ओ से ले सकता है, ए बी जो होता है वो तो सबसे ले लेगा, ए बी को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो ओ वाला है ना, वो बस ओ से ही ले सकता है, लेकिन डोनेट सबको कर सकता है। समझ रहे हो, ये लाइन जो लिखी गई एनसीईआरटी में आ भी सकता है। अब हम बात करते हैं एक कंडीशन की जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कभी भी ये दे रखा है या कंडीशन में कभी भी ऐसा दे रखा है कि मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है, ठीक है, और जो फादर जो है वो आरएच पॉजिटिव है, तो उस केस में जो फीटस होगा या जो बच्चा होगा, वो बच्चा क्या होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। इस चीज को दिमाग में रखना। ऐसा ही होता है, अगर फादर आरएच पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, तो बच्चा क्या होगा, आरएच पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। अब हम बात करते हैं पहले प्रेगनेंसी के केस की। मान के चलो ये क्या है तुम्हारा, ये मदर है और ये क्या है तुम्हारा, फीटस है। दोनों के बीच में क्या होता है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन होती है। अगर तुमने थोड़ी रिप्रोडक्शन पढ़ रखी होगी, तुम्हें पता होगा ये मदर है, मदर के अंदर ही क्या होता है, बेबी होता है। लेकिन दोनों किससे सेपरेटेड होता है, एक प्लेसेंटल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड होती है। ठीक है भैया, अब बताओ डिलीवरी के टाइम पर क्या होगा। अभी क्या है, अभी दोनों ब्लड सेपरेट है, नेगेटिव वाला ब्लड अलग है और पॉजिटिव वाला
ब्लड अलग है, अभी दोनों ब्लड बिल्कुल पूरी तरह से सेपरेटेड है। मान के चलो अब डिलीवरी हुआ, डिलीवरी के टाइम पर ये चांसेस रहते हैं कि प्लेसेंटल मेम्ब्रेन थोड़ी सी रप्चर हो सकती है। तो जब प्लेसेंटल मेम्ब्रेन रप्चर होगा तब उस टाइम पर क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वाला ब्लड है फीटस का वो कहाँ चला जाएगा, मदर के ब्लड में जा सकता है। हाँ, जाने का मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज जाएगा ही जाएगा, लेकिन जाने के चांस रहेंगे अगर प्लेसेंटल मेम्ब्रेन रप्चर हुई, जो कि होती ही है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड जो कि RH पॉजिटिव होता है वो कहाँ किसके कांटेक्ट में आएगा, मदर के कांटेक्ट में आ जाएगा। ओके भैया, पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या होगा, लेकिन जब ये कांटेक्ट में आ गया पॉजिटिव वाला ब्लड अगर मदर के पास चला गया तो क्या होगा, मदर के अंदर जो मदर का जो बॉडी है वो प्रिपेयर करने लगेगा RH एंटीबॉडी, क्योंकि उसको अपने मतलब रेसिस्ट करना होता है। पहली बार में कुछ नहीं होता लेकिन दूसरी बार में होता है। तो अब मान के चलो दूसरी प्रेगनेंसी आ गई, दूसरी प्रेगनेंसी में क्या होगा, मदर के पास पहले से ही क्या RH एंटीबॉडी है, और फीटस इस बार भी क्या होगा, फीटस तो RH पॉजिटिव ही होने वाला है, क्योंकि फीटस तो पॉजिटिव ही होगा अगर मदर निगेटिव और फादर पॉजिटिव है। समझ रहे हो ना इस केस को। अगर मान के चलो अगर फादर ही चेंज हो जाए तब केस अलग हो सकता है। मे बी नीट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि अगर फादर ही डिफरेंट कर दिया गया, तब हो सकता है कि अगर फादर निगेटिव होता तब उस केस में बच्चा भी क्या हो जाएगा, RH निगेटिव होगा और इस प्रेगनेंसी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मदर फादर दोनों सेम है तो फीटस पॉजिटिव होगा। फीटस अगर यहां पे पॉजिटिव है लेकिन मदर के पास क्या एंटीबॉडी बनी हुई है, तब इस केस में क्या होगा, मदर के पास जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो ट्रेवल करते करते कहां जाएगी, फीटस के पास चली जाएगी। और जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट इन द सेंस फीटस ब्लास्ट नहीं होगा, समझो बात को। ब्लास्ट इन द सेंस आरबीसी ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब आरबीसी बनना बंद हो जाएगा। आरबीसी बनना बंद होगा तो क्या होगा, इरिथ्रोब्लास्ट एक स्टेज होता है आरबीसी का जो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बहुत लोग इसको ये समझते हैं कि ये ब्लास्ट कर जाएगा, नहीं, ब्लास्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है। इरिथ्रोब्लास्ट एक तरह का सेल होता है जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस कंडीशन में। क्यों बढ़ता है, क्योंकि आरबीसी बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय होते हैं। आरबीसी डिस्ट्रॉय क्यों होते हैं, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट क्यों करता है, क्योंकि मदर के पास जो एंटीबॉडी बना है आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी, वो एंटीबॉडी क्या करता है, फीटस में लीक कर जाता है और उससे फीटल आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है और उससे एनीमिया हो सकता है और जॉन्डिस हो सकता है। एनीमिया क्या होता है, आरबीसी का कम होना, और जॉन्डिस क्या होता है, एनीमिया का एक कॉम्प्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, फ्लोचार्ट बहुत जरूरी है, ये कंडीशन तुम्हें याद होना चाहिए। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता, जो भी होता है सेकंड में होता है। और दूसरी चीज, अगर तुम्हें इस कंडीशन को प्रिवेंट करना है तो तुम क्या दोगे, एंटी RH एंटीबॉडी दोगे। किसको दोगे, मदर को। और कब दोगे, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद दोगे, जिससे ये एंटीबॉडी डेवलप ही ना हो पाए, या डेवलप हो तो उसको कैंसिल किया जा सकता है। याद रखना क्या देते हैं, एंटी RH एंटीबॉडी देते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। अब हम बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड की, भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। कोगुलेशन होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान के चलो तुम्हें कभी कट लगा होगा, तुम कभी साइकिल से गिरे होगे तो तुम्हें इंजरी हुई होगी, या कोई चाकू लग गया तो ब्लड निकलता है। लेकिन ब्लड क्या होता है, एक टाइम के बाद आना बंद हो जाता है। पहले बहुत तेजी से निकलता है, फिर कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है। तो बंद क्यों होता है, तो वही जो ब्लड बंद होने का प्रोसेस है ना, उसको ही कोगुलेशन कहते हैं। क्योंकि अगर ब्लड जो है वो फ्लो होना बंद नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा लीक हो जाएगा और हम लोग डेथ हो सकती है। इसीलिए मतलब कोगुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई इंजरी होता है या ट्रॉमा होता है तो उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एक लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। हमारे ब्लड के अंदर क्या स्टार्ट होता है, लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैस्केड कहते हैं। और ये क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्यों होता है, क्योंकि प्लेटलेट जो होता है वो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करता है। ठीक है भैया, उससे क्या होता है, उससे तुम्हारा थ्रोम्बोकाइनेज बनता है जो कि एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, और जो थ्रोम्बिन है वो क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ये स्टेप याद रखना है। आई नो तुम लोग के कोचिंग में हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़ाया गया होगा, लेकिन प्लीज उसको याद मत रखना है। एनसीईआरटी में इतना दे रखा है, तुम्हें इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद करने मत जाना, वरना तुम बेसिक्स भी भूल जाओगे। बस तुम्हें याद रखना है कोगुलेशन कैस्केड नाम की चीज होती है, वो क्यों होती है, प्लेटलेट के कारण होती है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज करता है। उसके बाद थ्रोम्बोकाइनेज बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज से थ्रोम्बिन बनेगा, और थ्रोम्बिन से क्या बनेगा, फिब्रिन बनेगा। ठीक है भैया, अब देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है ना फाइबर जैसा, फाइबर को क्या कहते हैं हम लोग, फिब्रिन थ्रेड्स कहते हैं या फिब्रिन बोलते हैं। अब जो ये फिब्रिन थ्रेड्स है उसके साथ तुम्हें दिख रहा होगा गोला गोला जो है, ये क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड या फिर सेल्स है। तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉट या कोगुलम कहते हैं, जिस कारण से ब्लड का थक्का बन जाता है। थक्का सुना होगा ना, ब्लड का थक्का बन गया या खून का थक्का बन गया, उसको क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। तो उस कारण से ब्लड अब नहीं निकलता है। तो क्या होता है, फिब्रिन थ्रेड्स और एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। और इसका कलर क्या होता है, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम होता है। और ये कहां बनता है, इंजरी के साइड पे बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर इंजरी को हमें रोकना है, मतलब इंजरी से जो ब्लड आ रहा है उसको रोकना है, तो तुम्हारा थक्का भी या क्लॉट भी है वो भी यही बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की जो कि छोटा सा एनसीईआरटी में दे रखा है, वो है तुम्हारा लिम्फ। लिम्फ होता क्या है, तो लिम्फ का दूसरा नाम क्या है तुम्हारा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और एक और नाम है टिश्यू फ्लूइड। ये तुम्हें याद रखना है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ओके भैया, होता क्या है, देखो ये तुम्हारा एक तरह से समझ लो, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा आर्टरी। ठीक है, ये आर्टरी है और ये तुम्हारा कैपिलरी बन रहा है, समझ रहे हो ना, आर्टरी है, आर्टरी आगे चल के कैपिलरी बन रहा है, और कैपिलरी से फिर क्या बन गया, वेन बन गया, समझ रहे हो। और कैपिलरी क्यों बन रहा है, क्योंकि ये मान के चलो ये एरिया जो है क्या है, यहाँ पर बहुत सारे टिश्यूज या सेल्स है।
ठीक है। तो आर्टरी तो डायरेक्ट तो टिश्यू में नहीं जाएगा, वो कैपिलरी के थ्रू जाता है, क्योंकि कैपिलरी बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स होती है। तो ये आर्टरी है और ये तुम्हारा क्या है, वेन है, और बीच में क्या है, तुम्हारी कैपिलरी है। तो कैपिलरी से कुछ वाटर लीक होता है, वाटर लीक होगा और उसके साथ क्या लीक होता है, स्मॉल वाटर सोल्यूबल प्रोटीन लीक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ क्या होता है, इसलिए कलरलेस फ्लूइड होता है। ओके भैया, तो एक और हम कह सकते हैं, अगर वाटर प्लस स्मॉल वाटर सोल्यूबल प्रोटीन इक्वल टू लिम्फ होता है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर ब्लड में से हम लार्जर प्रोटीन्स को और सेल्स को हटा दें तो क्या बचेगा, लिम्फ बचेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ क्या लिम्फ में सेल्स होते हैं, नहीं होते, मोस्ट ऑफ द सेल्स नहीं होते। क्या लिम्फ में लार्जर प्रोटीन होता है, नहीं, वो भी नहीं होता है। ठीक है, और उसके साथ इसका जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो प्लाज्मा के बिल्कुल सेम होता है। इस पॉइंट को याद रखना, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेम एज प्लाज्मा होता है। अब हम बात करते हैं लिम्फ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। वो ये देख रहा है कि उसका इंपॉर्टेंस लिम्फ का क्या है। देखो, ये फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है थ्रू द लैक्टियल्स या इंटेस्टाइनल विलाई। दूसरा, ये इम्यून रिस्पांस में हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, लिम्फ के अंदर होते हैं लिम्फोसाइट, और अभी हमने जस्ट पढ़ा है लिम्फोसाइट किसमें हेल्प करता है, इम्यून रिस्पांस में हेल्प करता है। और तीसरा हो, ये कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स के है, मतलब बहुत सारी चीजों को कैरी करता है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी पाथवे की। ये दो तरह के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन वाला किसमें मिलता है, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का में, और क्लोज मिलता है तुम्हें एनिलिडा और कॉर्डेट्स में। ये एनिमल किंगडम में दे रखा है, लेकिन यहां भी दे रखा है, तो तुम दोनों जगह से याद कर सकते हो। क्लोज और ओपन का सिंपल सा मतलब क्या है, देखो क्लोज के अंदर क्या होता है ना, सारी चीजें बिल्कुल एक ब्लड वेसल के थ्रू होके फ्लो करती है। फॉर एग्जांपल, अगर तुम ह्यूमन की बात करो तो ह्यूमन में क्या होता है, मान के चलो एक हार्ट है, हार्ट के थ्रू ब्लड किससे आता है, एओर्टा से आता है, एओर्टा से आया। अब ब्रेन को जो ब्लड मिलेगा वो एक अलग अलग ब्लड वेसल से मिलेगा, जो किडनी को ब्लड मिलेगा वो एक अलग ब्लड वेसल से मिलेगा, जो लिवर को मिलेगा वो एक अलग ब्लड वेसल से मिलेगा, मतलब सबको अलग अलग वेसल से मिलता है। लेकिन ओपन की सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम में बड़ी कैविटी के अंदर ब्लड को सीधे डाल दिया जाता है, और उसके अंदर जो भी ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन उससे अपने आप ब्लड ले लेते हैं, मतलब वहां पर कोई एज सच ब्लड वेसल की सिस्टम प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन यहां पर ब्लड वेसल का सिस्टम प्रेजेंट होता है और सारे ऑर्गन को अलग अलग ब्लड प्रेजेंट होता है। तो इसका फायदा ये होता है कि ब्लड रेगुलेशन किया जा सकता है। जैसे मान के चलो किसी पर्सन को इंजरी हो गई, उसका 2 लीटर का ब्लड लॉस हो गया, उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और 2 लीटर का ब्लड लॉस हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ब्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेन को ब्लड पहुंचना बहुत जरूरी है। तो हमारा हार्ट क्या करेगा, हमारा हार्ट अदर ऑर्गन्स को कम ब्लड भेजेगा और ब्रेन को ज्यादा ब्लड भेजेगा। क्यों, जिससे ब्रेन चलते रहे, ब्रेन चलेगा तभी सब कुछ हो सकता है। तो इस बात को समझो, क्लोज सिस्टम का फायदा ये होता है कि ब्लड रेगुलेशन करना काफी आसान हो जाता है। ओके भैया, बात करते हैं कॉर्डेट्स के अंदर। तो कॉर्डेट्स के अंदर कैसे हार्ट मिलते हैं, अगर बात करें फिश में, तो फिश में मिलता है 2 चैम्बर हार्ट, एम्फीबियन रेप्टाइल में मिलता है 3 चैम्बर हार्ट, और क्रोकोडाइल बर्ड और मैमल में मिलता है तुम्हें 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, 2 चैम्बर में आता है 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर में आता है 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, और 4 चैम्बर में आता है 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। ठीक है, फिश में क्या होता है, फिश में तुम्हें सिंगल सर्कुलेशन भी देखने को मिलता है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब यही है कि हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां जाएगा, गिल्स में जाएगा। गिल्स क्या करेगा, उस ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देगा और वो तुम्हें बड़ी पार्ट में डायरेक्ट भेज देगा। मतलब तुम देख रहे हो ना, बस एक बार ही सर्कुलेशन हो रहा है, ऐसे ही जा रहा है ना, मतलब 2 बार सर्कुलेशन नहीं हो रहा, बस एक सर्कुलेशन हो रहा है। तो फिश में क्या मिलता है, सिंगल सर्कुलेशन मिलता है। एम्फीबियन रेप्टाइल में क्या मिलता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो वेंट्रिकल होगा, वेंट्रिकल में क्या ब्लड होता है, मिक्स ब्लड होता है। तुम सोचो 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल है, मतलब वेंट्रिकल तो एक ही है, मतलब एक तरफ से आएगा ऑक्सीजनेटेड, एक तरफ से आएगा डीऑक्सीजनेटेड, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, मिक्स ब्लड हो जाएगा। ठीक है भैया, बात करें जो हमारा मैमल्स है, मतलब जो ह्यूमंस होते हैं या फिर क्रोकोडाइल हो गया, बर्ड हो गया, इनके अंदर मिलता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या होता है हम आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सर्कुलेशन होता कैसे है अपने अंदर, चलो इसको समझते हैं। देखो, ये तुम्हारा हार्ट है, हार्ट को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम में समझाया है। इसके 4 चैम्बर होते हैं, पहला होता है राइट एट्रियम, दूसरा है लेफ्ट एट्रियम, तीसरा है राइट वेंट्रिकल, चौथा है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब तुम्हें डायग्राम में ऐसा दिख रहा होगा कि भैया आपने इसको बहुत ज्यादा थिक बनाया है, दिख रहा होगा ना, ये आपने बहुत ज्यादा रेड कलर यहाँ पे कर दिया है, ये क्यों किया है, इसका भी सिग्निफिकेंस है। क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल होती है ना, बहुत ज्यादा थिक होती है। ओके भैया, ऐसा है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को समझना यहाँ से, राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम में क्या होता है, 2 वेना कावा होता है, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, वहां से क्या आता है, वहां से ब्लड आता है, और ये ब्लड कहां से आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है हमारे सारे बॉडी पार्ट से, मतलब हमारे जितने ही बॉडी पार्ट है उन सब से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कहां पे आता है, इंफीरियर वेना कावा में आता है और सुपीरियर वेना कावा में आता है, और उससे कहां आ गया, राइट एट्रियम में आ गया। अब राइट एट्रियम में आने के बाद क्या होगा, वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में चला गया, उसके बाद वो कहां जाएगा, देखो कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, वो जा रहा है लंग्स में। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि जितनी भी आर्टरी होती है वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जितनी वेन होती है वो क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी वेन करती है ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, इस बात को याद रखना। ओके भैया,
तो अब तुमने ये समझ लिया कि यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, ब्लू कलर का मतलब ही क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और रेड कलर का क्या मतलब है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहने का ये मतलब है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर CO2 भरा हुआ है। तो जैसे ही लंग्स में जाता है तो लंग्स में क्या होता है, मैंने पढ़ाया था पिछले चैप्टर में, CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, और लंग्स में भी कहाँ, एल्वियोलाई में। मतलब यहाँ से अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है तो यहाँ से क्या निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। हाँ भैया, और किससे आता है वो, पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है। वेन के थ्रू कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, वो बाहर निकलेगा, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू निकलेगा, और एओर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स में, लाइक ब्रेन में, किडनी में, स्टोमक में, लोअर लिम्ब में, अपर लिम्ब में, उस सारी जगह चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें आईवीएस मैंने लिखा है। आईवीएस का क्या मतलब होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब दोनों के बीच, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में एक सेप्टम होता है, इसको तुम्हें याद रखना है। और ये जो तुम्हें ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, फाइबर जैसा, उसका क्या नाम होता है, कॉडा टेंडनी। वो क्या करता है, वाल्व को ऐसे पकड़ के रखता है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है। वाल्व का क्या मतलब होता है, वो बैकफ्लो ब्लड को प्रिवेंट करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लड हमेशा यहाँ से यहाँ फ्लो ही करते रहता है, नहीं, कुछ टाइम के लिए बंद भी हो जाता है। तो बंद किससे होता है या खुलता किससे है, उसको कहते हैं वाल्व। वो हम आगे पढ़ेंगे वाल्व कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, और हार्ट की कुछ बात करें तो हार्ट क्या होता है, मेसोडर्मली डिराइव होता है, क्योंकि तीन तरह के, इंडोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, तीन चीज होती है। लेकिन वो किससे बनता है, हार्ट बनता है मेसोडर्म से। और किस साइज का होता है, क्लेंच फिस्ट, मतलब एक मुट्ठी के साइज का होता है। और तीसरा क्या है इसका, हार्ट के साइड और क्या होता है, पेरिकार्डियल लेयर होती है। तुम्हें पढ़ाया था मैंने, लंग में भी क्या होता है, प्लूरल लेयर बताया था। उस तरह से यहाँ क्या होता है, पेरिकार्डियम लेयर होता है, और उसके अंदर क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ओके भैया, हम बात करते हैं आगे जो नोडल मस्कुलेचर की, मतलब जो भी ऐसे नोड, एवी नोड तो यहाँ पे दिख रहा होगा ना, SAN, AVN, आपने कुछ लिखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है भैया, चलो बताता हूँ। SAN का मतलब है SN नोड। ये क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल अगर तुम्हें नहीं पता तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक मान लो एक तरह का इंपल्स जनरेट करता है जिससे हार्ट रेट आती है। ठीक है, तो SAN क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और इसका क्या होता है, मैक्सिमम एपी जनरेशन। एपी मतलब क्या है, एक्शन पोटेंशियल। और हार्ट रेट सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसकी कितनी होती है, हार्ट रेट नहीं, जनरेशन करने की पावर कितनी मैक्सिमम होती है, 70 to 75 पर मिनट होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। और ये क्या करता है, इनिशिएट एंड मेंटेनिंग रिदमिक कंट्रैक्शन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना। कौन सा करता है, इनिशिएट एंड मेंटेनिंग रिदमिक कंट्रैक्शन कौन करता है, एसए नोड करता है। अब एसए नोड से कहां जाएगा, ये एवी नोड में जाएगा। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सोच रहे होगे भैया आपने वही कोने में क्यों बनाया, क्योंकि ये कोने में ही रहता है। मतलब ये राइट एट्रियम के बिल्कुल टॉप मोस्ट राइट पार्ट में रहता है। इस चीज को तुम्हें याद रखना है। और ईवी नोड कहां होता है, राइट एट्रियम के बॉटम लेफ्ट पार्ट में होता है। ठीक है, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैंने डायग्राम में बनाया ताकि तुम्हें बिल्कुल पिक्चोरियल याद रहे कि अच्छा भैया पिक्चर नहीं ये बनाया था। ठीक है, ऐसे नोड से एवी नोड में गया, एवी नोड से क्या जाता है, एवी बंडल में जाता है। एवी बंडल दोनों तरफ जाएगा, राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच, तो लेफ्ट बंडल और राइट बंडल। ठीक है, फिर उसके आगे आगे क्या बनेगा, पुरकिंजे फाइबर्स बनता है, जो कि बहुत छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। और ये डिवाइड कहां करता है, ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है, डिवाइड करता है टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो आईवीएस मैंने बताया था ना, आईवीएस क्या था, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे डिवाइड करता है। बात करते हैं नोडल मस्कुलेचर की, तो इसके अंदर का यही एक फीचर होता है, मतलब एसए नोड बोल दो, एवी नोड बोल दो, एवी बंडल बोल दो, सबके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है, वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। वही सोचो ना, हार्ट अपने आप कैसे काम कर रहा है, बिना हार्ट को तो बोलते नहीं हो कि हार्ट भैया काम करो, वो हार्ट तो हमेशा बीट करते रहता है। कैसे कर पाता है, क्योंकि हार्ट के पास नोडल मस्कुलेचर होता है, लाइक एसए नोड, एवी नोड, जो कि एक्शन पोटेंशियल खुद से जनरेट कर सकता है, उसको कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की नीड नहीं होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं, खुद से एक्साइट होता है। ठीक है भैया, बात करें वॉल्व्स की, जो मैं वॉल्व्स की बात कर रहा था, जिसके कारण से ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करता, वो ब्लड बस एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। तो वॉल्व का क्या काम है, अलाउ ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। ऐसा नहीं होती उल्टा फ्लो करने लग जाए, वरना उससे पूरा सिस्टम ही गलत हो जाएगा। समझ रहे हो। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है, मतलब यहां पर होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहां पे होता है तुम्हारा बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे ट्राइकस्पिड और यहाँ पे बाइकस्पिड। मैंने इसको कैसे याद रखा था, बाइकस्पिड मतलब दो दोस्त, मान लो कि दो दोस्त है और दोस्ती आप लास्ट में आकर टूट ही जाती है, लेफ्ट कर जाते हैं लोग। ठीक है, तो बाइकस्पिड कहाँ होगा, लेफ्ट में होगा। ठीक है, क्योंकि दो लोग जो होते हैं बाद में छूट जाते हैं या लेफ्ट हो जाते हैं। और बात करें पल्मोनरी या आर्टरी या एओर्टा में, जो तुम यहाँ पर देख रहे होंगे ना, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी या एओर्टा में, वहाँ पे कौन सा वाल्व होता है, यहाँ पर वाल्व होता है तुम्हारा सेमिल्यूनर वाल्व, मतलब यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वाल्व कौन सा होता है, सेमिल्यूनर वाल्व होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ओके भैया, अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल। ये देखो, कार्डियक साइकिल में दो चीज होती है, पहला होता है सिस्टोल, दूसरा होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, कार्डियक साइकिल के हम ड्यूरेशन की बात करें तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमारा हार्ट कितना टाइम बीट करता है, एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट करता है, तो 60 को 72 से डिवाइड कर दो तो आएगा 0.8 सेकंड। मतलब एक कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.8 सेकंड होती है। इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो तुम ऐसा देख सकते हो, ये तुम्हारा जेडी है, जेडी का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट डायस्टोल होता है। और एएस का मतलब क्या है, एट्रियल सिस्टोल, और ईडी का मतलब क्या है, एट्रियल डायस्टोल।
ओके भैया, तो जेडी का मतलब ये हो गया कि जिस टाइम पर एट्रियल भी डायस्टोल में होगा और वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल में होगा, और एस का मतलब है कि एट्रिया जिस टाइम पे सिस्टोल कर रहा होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, और जिस टाइम पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम पर वेंट्रिकुलर क्या करेगा, डायस्टोल करेगा। मतलब एस या वीडी दोनों सेम चीज ही है, मतलब दोनों सेम टाइम पर होते हैं। एट्रिया जिस टाइम पर सिस्टोल करेगा उस टाइम पे वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा होगा, मतलब रिलैक्स कर रहा होगा, और जिस टाइम पर एट्रिया डायस्टोल करेगा उस टाइम पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहा होगा, और उसके बाद क्या होगा, ज्वाइंट डायस्टोल होगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलते रहता है। एस कितना टाइम का होता है, 0.1 सेकंड, एडी कितने टाइम का होता है, 0.3 सेकंड, और जीडी होता है 0.4 सेकंड का। बस तुम्हें इतना याद रखना है। एसईएन क्या करता है, एसईएन जैसे मैंने बताया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इसका काम क्या है, ये एट्रिया को स्टिमुलेट करता है, और एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है। एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब सिस्टोल होगा, जिससे क्या होगा, 30% ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल के पास जाएगा, और एवी ब्लड क्या करता है, बंडल ऑफ हीज में जाता है, और बंडल ऑफ हीज किसको स्टिमुलेट करेगा, वेंट्रिकुलर मसल को स्टिमुलेट करेगा, जिससे वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। ठीक है, और इससे क्या होगा, तुम्हारा क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व होगा, जिससे तुम्हारा फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है, जिसको हम लोग लब कहते हैं। याद रखना, क्लोज किसका होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होता है। समझ रहे हो ना। जिस टाइम पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड कहां भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में ब्लड भेजेगा। समझ रहे हो ना। वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड कहां भेजेगा, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। मतलब हमें इस वाल्व को बंद करना पड़ेगा, और जब ये वाल्व बंद होगा उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। और हार्ट साउंड कब बंद सुनाई देता है, जब कोई भी वाल्व बंद होता है। याद रखना, जब भी वाल्व खुलेगा उस टाइम पर कोई हार्ट साउंड सुनाई नहीं देता, जिस टाइम पर बंद होता है उस टाइम पर ही सुनाई देता है। और जब भी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों बंद होता है तब क्या सुनाई देता है, फर्स्ट सुनाई देता है। और जिस टाइम पर मान के चलो ये सेमिल्यूनर वाल्व जो हमने पढ़ा था ना, सेमिल्यूनर वाल्व, जिस टाइम पर ये बंद हो उस टाइम पर क्या सुनाई देता है, सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देता है। याद रखना इस चीज को, आगे मैंने बताया वैसे कि बाद में क्या होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज करता है, फिर सेमिल्यूनर वाल्व ओपन होता है, फिर ब्लड आगे की तरफ जाता है, फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्रीज करेगा, सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होगा, और जब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होगा उस टाइम पर ही सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगा और वेंट्रिकुलर रिलैक्स करेगा। ये पूरा प्रोसेस एनसीईआरटी में दे रखा है, तुम जाकर रीड कर सकते हो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने डब्बे में हाईलाइट कर दी है। बात करें एक कार्डियक साइकिल की, तो एक कार्डियक साइकिल के अंदर हर वेंट्रिकल मतलब लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml ब्लड पंप करता है, जिसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम या बीट वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, दोनों ही कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, बीट वॉल्यूम। याद रखना, बीट वॉल्यूम दे रखा है समरी के अंदर। बात करें कार्डियक आउटपुट की, तो कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है। इस चीज को भी याद रखना। और ये टोटल कितना होता है, 5000 ml के इक्वल होता है, लेकिन एथलीट के अंदर कार्डियक आउटपुट क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईसीजी को, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ईसीजी मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, और ईसीजी पेपर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। इस चीज को याद रखना, पेपर को क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं, और मशीन को क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। बहुत ही अलग चीज है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। बात करते हैं एक और चीज की, जहां पर ईसीजी के अंदर क्या क्या वेव मिलती है। ईसीजी के अंदर मिलता है पी वेव। पी वेव का मतलब क्या होता है, डिपोलराइजेशन या एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, दोनों सेम चीज है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल, और टी वेव का मतलब क्या होता है, रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। याद रखना, पूरे ईसीजी में कोई भी ग्राफ ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहां है। तुम देख रहे हो ना, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मिल गया, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल मिल गया, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मिल गया, लेकिन रिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का कोई भी वेव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो क्यूआरएस के साथ मर्ज कर जाता है। क्यों, क्योंकि क्यूआरएस की जो इंटेंसिटी होती है ना, बहुत ज्यादा हाई होती है। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ये मैं अपने एमबीबीएस के लेवल से बता रहा हूं, क्योंकि मे भी क्वेश्चन आ सकता है, बट ये याद रखना। और एक और लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, इंड ऑफ टीवी जो होता है वो इंड ऑफ सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन होता क्या है, देखो, डबल सर्कुलेशन का मतलब ये एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इस चीज को याद रखो। पल्मोनरी का क्या मतलब हुआ, वही सेम चीज की ब्लड तुम्हारा यहां से आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, फिर लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू होते हुए हार्ट में आ गया, तो ये हो गया पल्मोनरी। उसके बाद सिस्टमिक का क्या मतलब हुआ, मैंने बताया था ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा, एओर्टा के थ्रू जाएगा, डोर्सल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा के थ्रू कहां जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जाएगा, फिर बॉडी पार्ट्स के वेना कावा के थ्रू कहां आ जाएगा, फिर हार्ट में वापस आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक का मतलब कि अदर जगह जा रहा है, जैसे ब्रेन में हो गया, किडनी में हो गया, लीवर में हो गया, वहां जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए या वी। ए या वी का मतलब यहां पर क्या है, आर्टरी या वेन। एट्रिया वेंट्रिकल मत समझना। ए या वी का क्या मतलब है, आर्टरी या वेन। आर्टरी और वेन क्या होते हैं, एक तरह का ब्लड वेसल होता है। तो ब्लड वेसल के तीन मतलब उसके वॉल जो होते हैं ना, वॉल में तीन चीज होती है, इनर, मिडल और आउटर। उसकी वॉल की बात करें, उसकी वॉल दीवार। ठीक है, तो इनर वॉल की बात करें तो इनर वॉल किससे बना होता है, स्क्वामस एंडोथेलियम से बना होता है, मतलब जिसको ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। ट्यूनिका मीडिया की बात करें तो उसमें क्या होता है, स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर होते हैं। और ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करें तो उसके अंदर होता है फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनर, मिडल और आउटर। मिडल आउटर में काफी लोग कंफ्यूज करते हैं, तो याद रखना, आउटर वाला होता है कोलेजन फाइबर, मिडल वाला होता है इलास्टिक फाइबर। याद रखना इस चीज को। ठीक है, बात करते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कुछ नहीं होता है, ये लिवर और इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। मतलब इंटेस्टाइन का जो भी ब्लड डायरेक्ट लिवर में जा रहा है ना, जाना इसको कहां चाहिए, जाना चाहिए इसको हार्ट में, क्योंकि हमने पढ़ा ना, कोई भी बॉडी पार्ट का ब्लड कहां जाता है, हार्ट में जाता है। किससे, वेना कावा से। लेकिन अगर वो पहले लिवर में जा रहा है तो वो कौन सा होता है, हेपेटिक पोर्टल वेन होता है। ओके भैया, बात करते हैं लास्ट पार्ट जो कि डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर में जैसे आता है हाई बीपी, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। तुम लोग सुना होगा
और काफी ज्यादा तुम लोग ने देखा भी होगा घर पे। नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80। 120 का मतलब क्या है सिस्टोल, और नीचे जो लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है डायस्टोल। ऊपर वाला सिस्टोल, नीचे वाला डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। और अगर बीपी जो है 140/90 से ज्यादा होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन बोलते हैं। उससे क्या होता है ब्रेन और किडनी में दिक्कत आती है। बात करते हैं सीएडी के, तो सीएडी का मतलब है एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा नाम कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी क्या होता है वो आर्टरी जो कि हार्ट के मसल को ही सप्लाई कर रहा है, समझ रहे हो। हार्ट के मसल को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना। हमने बोल दिया कि वो हार्ट से जो एओर्टा निकलेगा वो सबको सप्लाई करेगा, ब्रेन को, किडनी को, लीवर को, लेकिन हार्ट के मसल को भी चाहिए, उसको कौन सप्लाई करेगा, उसको जो सप्लाई करता है उसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। और उसमें अगर तो मतलब कुछ जाम लग जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब ये होता है कि वो ब्लॉकेज हो गया, जैसे फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल से वो ब्लॉक हो गया, जो ब्लड वेसल है वो ब्लॉक हो गया, तो क्या होता है कोरोनरी आर्टरी इफेक्ट होती है, जिससे ल्यूमन होगा, नैरो हो जाएगा। तुम्हें दिख रहा है ना ये जैसे वॉल हो गया, वॉल के अंदर अगर कुछ कुछ हम भर दे, फैट भर दे, कोलेस्ट्रॉल भर दे, तो वो ब्लॉक हो जाएगा, उससे ब्लड आगे नहीं जा पाएगा और क्या हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी। बात करते हैं एंजाइना की, तो एंजाइना होता है एक्यूट चेस्ट पेन। इसका मतलब ये होता है व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन रीचिंग टू हार्ट मसल, मतलब वही सेम चीज है, इसका ही कॉम्प्लिकेशन है। अगर सीएडी हो गया, मान के चलो आर्टरी जो है वो नैरो हो गई, छोटी हो गई, तो अब क्या होगा ब्लड आगे जा नहीं पाएगा। अब अगर ब्लड आगे ही नहीं जा पा रहा है तो इस केस में क्या होगा एंजाइना हो जाएगा, मतलब हार्ट के पास ब्लड इनफ नहीं जा पा रही, तो एक चेस्ट पेन होगा, एक्यूट चेस्ट पेन लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होगा। और मोस्ट कॉमन कहां होता है मिडिल एज में होता है, एल्डरली में होता है। बात करें हार्ट फेलियर की, तो हार्ट फेलियर क्या होता है इस केस में हार्ट इनफ पंप ही नहीं कर पा रहा होता है, मतलब हार्ट के पास पावर ही खत्म हो जाती है, हार्ट नॉट पंपिंग इनफ ब्लड टू मीट बॉडी सप्लाई, ठीक है भैया। बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट की, तो कार्डियक अरेस्ट का सिंपल सही मतलब है कि हार्ट बीट करना स्टॉप कर देता है। और हार्ट अटैक का ये मतलब है कि हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाता है, कैसे इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब ब्लड सप्लाई उसको एडिक्वेट मिलती ही नहीं है, तो वो सडनली डैमेज होता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सडनली डैमेज, समझ रहे हो ना। ओके भैया। बात करें रेगुलेशन की, तो हार्ट रेट जो रेगुलेट होता है वो कहां से होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से होता है, जो कि कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करती है। होता ईएनएस से है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दो चीज होती है। सिंपैथेटिक क्या करेगा हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट को बढ़ाएगा, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करेगा, ठीक है, दोनों डिक्रीज होगा, याद रखना। और इसको एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन भी रेगुलेट करता है सिंपैथेटिक से, और इसको बढ़ाता है, ये चीज याद रखना। तो यही थी इस वीडियो में, आई होप कि तुम लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही कंसाइज तरीके से आधे घंटे के अंदर कवर करने का ट्राई कर दिया, और तब भी तुम लोग को कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, और समझ में आ गया हो तो एक लाइक और कमेंट कर देना यार। तब तक के लिए बाय बाय।